हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने आपको कृत्रिम श्वसन और प्राकृतिक श्वसन के बारे में बताया और अंतर के बारे में बताया। आज हम बता रहे हैं बच्चों आपको कृत्रिम श्वसन की विधियां। ठीक है कि कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार से किया जाता है, उनकी क्या क्या विधियां हैं, इस विषय में हम आज आप ये है कृत्रिम श्वसन की विधियां। विभिन्न परिस्थितियों में किसी ऐसे व्यक्ति को जिनका दम घुट रहा है प्राकृतिक कृत्रिम श्वसन करना होता है। प्राथमिक उपचार के इस कार्य को करने के लिए 3 मुख्य विधियां हैं। पहली है हमारी बच्चों सेफर्स विधि। कौन सी है? सेफर्स विधि। ठीक है। यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति पानी में डूब गया हो तो उसे पानी में से निकालने के बाद कृत्रिम रूप से श्वसन प्रदान करने के लिए जिस विधि को अपनाया जाता है उसे सेफर्स विधि कहते हैं। इस विधि में जिस व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन देना हो उसके वस्त्र विशेषकर वक्षस्थल के उतार देना चाहिए। यदि किसी कारणवश उन्हें उतारा न जा सके तो इतना ढीला कर देना चाहिए कि वक्षीय कटहरे पर किसी प्रकार का दबाव न रहे। यानी जब कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो जैसा कि पहले भी बताया था कि पानी में डूबने से क्या होता है कि जो पानी है वो हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाता है ना। तो जिस कारण से श्वसन क्रिया में दिक्कत होती है, तो इसके लिए सेफर्स विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को जब श्वसन नहीं आता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो उसे सेफर्स विधि के द्वारा जो है जमीन पर लिटाकर उल्टा और उसके जो छाती के जो वस्त्र हैं वह या तो ढीले कर दें या उन्हें निकाल दें, जैसा भी पॉसिबल हो, और फिर उसे कमर पर प्रेशर देकर उसकी फेफड़ों से पानी निकाला जाता है। इस विधि को बच्चों सेफर्स विधि कहते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पेट को आधार मानकर लिटाना चाहिए तथा मुंह को एक ओर कर देना चाहिए। टांगों आदि को पूरी तरह फैलाकर रखना चाहिए। मतलब उसको उल्टा लिटा देना चाहिए और जो है पैरों को सीधा कर देना चाहिए और जो है मुंह एक तरफ कर दें ताकि वो मुंह जो है ज़मीन से टच ना हो। साइड से हमें उसका मुंह कर देना चाहिए। फिर है नाक, मुंह इत्यादि को अच्छी तरह साफ कर देना चाहिए जिससे श्वास भली भांति आ सके। प्राथमिक चिकित्सक या उपचार करने वाले व्यक्ति को रोगी के एक ओर उसके पार्श्व में कमर के पास अपने घुटने भूमि पर टिकाकर पैरों को थोड़ी सा रोगी की टांगों के साथ कोण बनाते हुए बैठ जाना चाहिए। इसके बाद रोगी की पीठ पर अपने दोनों हाथों को फैलाकर इस प्रकार रखना चाहिए कि दोनों हाथों के अंगूठे के लगभग 90 डिग्री के कोण पर रोगी की कमर पर रहे। चिकित्सक को अपने हाथ रोगी की पसलियों के पीछे रखना चाहिए। अब तीसरा है, अब दोनों हाथों को पूरी तरह जमाते हुए बिना कोहनी को मोड़े चिकित्सक आगे की ओर झुके। इस समय चिकित्सक का वजन उसके घुटनों और हाथों पर रहेगा। इससे रोगी के पेट पर दबाव पड़ेगा और तथा इस क्रिया से वक्षीय गुहा फैल जाएगी और फेफड़ों में उपस्थित वायु चिकित्सक के दबाव के कारण बाहर निकल जाएगी। यदि फेफड़ों में पानी भर गया है तो वो भी बाहर निकल जाएगा इस क्रिया के द्वारा। जो दबाव उपयुक्त क्रिया द्वारा डाला गया था उसे धीरे धीरे हटाना चाहिए। इसके लिए चिकित्सक अपना झुकाव कम करता जाएगा। हाथ को अपने पूर्व स्थान से पूरी तरह नहीं उठाना है। इस क्रिया से वक्षीय गुहा पूर्व स्थिति में आ जाएगी और फेफड़ों में वायु का दबाव कम होने से वायुमंडल की वायु स्वतः ही अंदर आ जाएगी।
इस प्रकार आप दबाव डालने और हटाने की प्रक्रिया को 1 मिनट में 12 से 13 बार धीरे धीरे यानी धीरे धीरे दोहराते रहना चाहिए। इससे प्राकृतिक श्वसन स्वतः अपनी सामान्य स्थिति में आने लगता है। जैसा कि इसमें चित्र में आपने देखा कि व्यक्ति को उल्टा लिटाकर और उस पे जो है घुटनों के बल बैठकर उसको जो है कमर से प्रेशर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सेफर्स विधि के द्वारा अगर व्यक्ति के फेफड़ों में पानी भर जाता है या वायु भर जाती है तो उसे निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले बच्चों उसकी नाक आदि को साफ कर देना चाहिए, मुंह को नाक को साफ कर देना चाहिए ताकि जो है उसे श्वसन क्रिया में आसानी हो। अब इस सेफर्स विधि को अपनाने के लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये देखते हैं। उपयुक्त प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित सावधानियां भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कार्य में बाधा पड़ेगी। पहला है, वक्स पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, जैसे कपड़े का कसाव। जैसे कि पहले भी बताया बच्चों कि कपड़ों को, छाती के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए, उसमें कसाव ना रहे और जब उस पर प्रेशर डाला जाए तो फेफड़ों से जो वायु है, पानी है, वो आसानी से बाहर निकल सके। गर्दन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। नाक, मुंह आदि भली भांति साफ कर लेना चाहिए। दबाव डालने और दबाव कम करने की क्रिया लगातार और एक समान क्रम से होनी चाहिए। प्राकृतिक श्वसन आरंभ हो जाने पर भी कुछ समय तक रोगी का निरीक्षण करते रहना चाहिए, जिससे फिर से उसका दम न घुटने लगे। ये बहुत जरूरी है। जब किसी रोगी को मतलब ऐसे सेफर्स विधि के द्वारा हम उसका वायु मतलब श्वसन क्रिया आरंभ करते हैं तो बाद में कुछ समय तक उसे जो है ऑब्जर्व में रखना चाहिए, उस पर ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए ताकि उसे दिक्कत दोबारा ना हो। ठीक है बच्चों, अब दूसरी विधि आती है हमारी सिल्वेस्टर विधि। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश या मूर्छित हो तो उसे कृत्रिम श्वास दिलाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। इसे सिल्वेस्टर विधि कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हो बच्चों कि उसे इस तरह से लिटाकर यानी सीधे लिटाकर एक व्यक्ति उसकी जीभ पकड़ता है और दूसरा उसके हाथ ऊपर करता है और जीभ पकड़कर बाहर की तरफ खींचता है। तो ये विधि जो है अपनाई जाती है। व्यक्ति को बिल्कुल सीधा लिटा दिया जाता है, उसके सीने के वस्त्र ढीले कर दिए जाते हैं या वो निकाल दिया जाता है अगर पॉसिबल है तो कृत्रिम श्वास देने की इस विधि में रोगी का किसी समतल स्थान पर सीधा लिटाया जाता है और उसके वस्त्रों को ढीला करके गर्दन के पीछे कंधों के बीच में कोई तकिया आदि लगाया जाता है, जिससे सिर पीछे को नीचा हो जाए। इस विधि में रोगी को श्वसन कराने के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति सिर की ओर घुटने के सहारे बैठकर रोगी के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों के द्वारा अलग अलग पकड़ लेता है। इस समय दूसरा व्यक्ति रुमाल या किसी अन्य साफ कपड़े से रोगी की जीभ को पकड़कर बाहर की तरफ खींचे रहता है। पहला व्यक्ति रोगी के दोनों हाथों को उसके वक्स की ओर ले जाते हैं। वे अपने घुटनों पर सीधा होकर आगे की ओर झुकता हुआ रोगी की छाती पर दबाव डालता है। इस प्रकार रोगी की बाहों को अपने उसके वक्स की ओर ले जाता है और पूर्व स्थिति में सिर की ओर खींच लेता है। ये पहले उसको ऊपर करते हैं, खींचते हैं और उसके बाद उसके हाथ नीचे की करके उस पर जो है सीने पर उस पर हल्का सा दबाव डालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह सिल्वेस्टर विधि के द्वारा व्यक्ति को श्वसन क्रिया दी जाती है, यानी कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। ये किस स्थिति में होता है? जब व्यक्ति बेहोश होता है मोस्टली। क्रमिक रूप से 1 मिनट में लगभग 12 बार इस क्रिया को दोहराने से रोगी में श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस क्रिया में दबाव डालने का समय 2 सेकंड और ढीला छोड़ने का समय 3 सेकंड होता है। तो इसमें समय का भी विशेष ध्यान रखना होता है। इस क्रिया में को समय के नियमित अंतराल के समय किया जाना चाहिए।
फिर इसमें सावधानी क्या है? इस विधि में कुछ निम्नलिखित सावधानी अपनानी चाहिए, जैसे नंबर 1 है रोगी की जीभ को कसकर पकड़ना चाहिए। जिस क्रम से चिकित्सक ऊपर उठे उसी क्रम से नीचे बैठे अर्थात दबाव डालने और दबाव कम करने की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना, दबाव डालना और दबाव को कम करना ये प्रक्रिया सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसे कभी बहुत ज़्यादा देर तक दबाव डाल दिया है, बहुत देर तक छोड़ दिया, ये प्रक्रिया सेम होनी चाहिए। फिर है 3, रोगी को किसी समतल स्थान पर लिटाया जाना चाहिए। उसके वस्त्र इत्यादि ढीले कर देने चाहिए जिससे कि उसके वक्ष पर किसी प्रकार का दबाव ना रहे। मान ली मतलब जो एक कपड़े जब हम पहनते हैं बच्चों तो वो टाइट होते हैं थोड़ा, है ना, तो उससे वक्ष पर दबाव पड़ता है। तो इसीलिए इन विधियों को, कृत्रिम श्वसन विधि को अपनाने के लिए कपड़ों को या तो ढीला कर देना चाहिए या पॉसिबल हो तो उन्हें निकाल देना चाहिए। अब तीसरी है बच्चों लेवार्ड्स विधि। यदि पूर्व विधि द्वारा श्वसन देना संभव न हो तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वक्षस्थल की कोई हड्डी इत्यादि टूटने पर उपयुक्त दोनों विधियों से श्वसन क्रिया नहीं कराई जा सकती। ऐसे समय में चिकित्सक के आने तक निम्नलिखित विधि द्वारा रोगी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर जीवित रख सकते हैं। मतलब जो लेवार्ड्स विधि है ये इस विधि में किस स्थिति में इस विधि को अपनाया जाता है? मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि छाती जो है वो हड्डी टूट जाती है, पसलियाँ वगैरह टूट जाती हैं, तो उसमें ऐसी स्थिति में हम जो है सिल्वेस्टर विधि या सेफर्स विधि को हम नहीं अपना सकते। ऐसी स्थिति में हम लेवार्ड्स विधि का प्रयोग करते हैं और लेवार्ड्स विधि का प्रयोग करके रोगी को जो है श्वसन दिलाया जाता है जब तक चिकित्सक ना आए। ठीक है बच्चों। फिर है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एक करवट से लिटाकर उसके समीप एक तरफ चिकित्सक को अपने घुटने के आधार पर बैठकर रोगी की नाक, मुंह इत्यादि को भलीभांति साफ कर देना चाहिए। किसी स्वच्छ रुमाल या कपड़े से रोगी की जीभ पकड़कर बाहर खींचनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। इस समय रोगी का मुंह खुला रहना चाहिए। इसके लिए रोगी के मुंह में कोई चम्मच इत्यादि डाल दी जाती है। इस क्रिया को तब तक दोहराते रहना चाहिए जब तक कि रोगी को स्वतः प्राकृतिक श्वसन आरंभ न हो जाए। चम्मच इसलिए डालनी चाहिए ताकि उसका मुंह बंद ना हो, है ना, चम्मच डाल देनी चाहिए। इसमें सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए बच्चों? कृत्रिम श्वसन प्रदान करते समय प्रदाता को निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1 है घायल व्यक्ति की श्वास में रुकावट होते ही कृत्रिम श्वास देना आरंभ कर देना चाहिए। कृत्रिम श्वास प्रदान करने की क्रिया शीघ्रता पूर्वक करनी चाहिए। कृत्रिम श्वास प्रदान करने से पूर्व हृदय की गति का अनुभव कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि हृदय की गति बंद हो चुकी है तो कृत्रिम श्वास प्रदान करने का कोई फायदा नहीं है, वो निरर्थक है। तो सबसे पहले तो हमें यही देख लेना चाहिए कि क्या व्यक्ति जीवित है या नहीं है। कृत्रिम श्वास प्रदान करने से पूर्व मुख और नासिका को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए जिससे श्वसन प्रक्रिया में बाधा न आए। कृत्रिम श्वसन तब तक प्रदान करते रहना चाहिए जब तक चिकित्सक उपस्थित न हो जाए, समझ गई, ताकि जो रोगी है उसे श्वसन क्रिया आनी शुरू हो जाए, वो श्वास क्रिया उसकी चलती रहे, या फिर तब तक करनी चाहिए जब तक व्यक्ति प्राकृतिक रूप से श्वसन क्रिया ना करने लगे। ठीक है बच्चों, तो ये लेसन हमारा यहीं तक, आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। तो इसके साथ ही बच्चों इस लेसन के बाद हम अगली वीडियो में आपको इस लेसन के नोट्स भेज देंगे। सब बच्चे इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।